दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन 101% में मैं सर्वेश यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश राज का आर्थिक प्रभाव। अगर हम ब्रिटिश राज का आर्थिक प्रभाव देखें तो उससे पहले हमें यह समझना होगा कि जब अंग्रेज नहीं आए थे तो उस समय भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी। क्योंकि अगर इन्होंने कुछ भी बदलाव ऐसा किया है कि जिसका प्रभाव सीधे सीधे हमारे आर्थिक क्षेत्र पर पड़ा है, तो उसको अगर हमें समझना है तो सबसे पहले हमें उनके आने की पहले की स्थिति की जानकारी होनी चाहिए। तभी तो हम फर्क बता पाएंगे कि इन्होंने ये बदलाव किया जिसकी खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। इस तरीके से सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जब अंग्रेज भारत में नहीं आए थे तो उस समय भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो उस समय हमारी आर्थिक स्थिति की दो प्रमुख खासियत थी, दो प्रमुख विशेषता थी। क्या क्या थी कि एक हम कृषि प्रधान थे, दूसरा कौन सा, हम आत्मनिर्भर थे। बेशक हम स्थानीय स्तर पर ही जो है आत्मनिर्भर थे, लेकिन हमारी कृषि प्रधानता इतनी मजबूत थी जैसे आज ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कृषि पर ही अमूमन निर्भर हैं। तो जाहिर सी बात है कि उस समय भी रहे होंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हो रही थी तो वहां से भी जो कृषि से संबंधित विभिन्न चरणों में कृषि को जो है पता चला। और जब अंग्रेज आए तो उस समय भी था, क्योंकि आज भी लोग जब कृषि पर ज्यादा से ज्यादा लोग निर्भर हैं तो जाहिर सी बात है कि अंग्रेज भी आए थे तो उस समय भी कृषि का ही महत्व था। दूसरा क्या था कि हम इतनी पैदावार कर लेते थे कि हम आत्मनिर्भर थे, हमें किसी की आवश्यकता नहीं होती थी। बेशक हम स्थानीय स्तर तक ही सीमित थे, लेकिन हम इतने आत्मनिर्भर थे कि हमें कभी ये महसूस नहीं हुआ कि हम जाके विदेशों से व्यापार करें या विदेशियों के साथ व्यापार करें। बेशक वो लोग हमारे यहाँ आते थे, इसका प्रमुख कारण यही था कि हम स्थानीय स्तर पर अपने ही स्तर तक हर क्षेत्र में मजबूत, चाहे वो उद्योग क्षेत्र रहा हो या कोई भी क्षेत्र रहा हो, हमारी पकड़ इतनी मजबूत थी कि हमें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन जब अंग्रेज भारत में आते हैं तो वह प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में विजय प्राप्त करने के साथ साथ वो धीरे धीरे क्या करते हैं, बक्सर का युद्ध जीतते हैं, फिर मराठा, मैसूर, सिख, इन संपूर्ण राज्यों पर इन लोग अधिकार करते हैं और एक अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं अंग्रेजी साम्राज्य। जब अंग्रेजों ने अपना एक साम्राज्य स्थापित कर दिया, जैसे 1757 ईस्वी से 1947 ईस्वी के बीच तक ही इस क्षेत्र पर इन्होंने अपनी शासन सत्ता चलाई। जब ये शासन सत्ता चलाते हैं तो वहां आर्थिक नीतियों में ऐसा परिवर्तन करते हैं कि एक शोषण का कुचक्र चलाते हैं। शोषण का कुचक्र क्यों? जैसे हमको पहले से ही पता है कि अंग्रेज जो आए थे वो व्यापार के उद्देश्य से आए थे, और एक व्यापारी की हमेशा ये चाहत होती है कि ज्यादा से ज्यादा धन कमाया जाए। बस सेम कहानी उनकी अंग्रेजों की भी थी। अंग्रेज भारत में आते हैं और ये लोग जो है ज्यादा से ज्यादा धन कमाने के इच्छा रखते हैं, और इस इच्छा की पूर्ति के लिए उन लोगों ने विभिन्न योजनाओं का सहारा लिया। जैसे जब 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध में ये विजय पाते हैं तो 1757 ईस्वी से इन लोगों ने शोषण का नया चक्र चालू कर दिया। अब अगर हम इसको समझने के लिए देखें तो हमें इसे 3 भागों में बांट के देखना पड़ेगा तो बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। जैसे 1757 से 1813 ईस्वी तक 1757 प्लासी का युद्ध हो गया और 1813 ईस्वी में एक चार्टर एक्ट आया था। इस 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट तक क्या जो समय था, हम लोग इसको एक हिस्से में बांट के अगर अध्ययन करेंगे तो समझ में आएगा। जैसे 1757 से 1813 ईस्वी का ये जो काल था, यह वाणिज्यिक पूंजीवाद का काल था। अब वाणिज्यिक पूंजीवाद, इस समय में अंग्रेजों ने क्या किया कि जो शोषण था, भारतीयों का शोषण था, उसके हद पार कर दिए। ये लोग हमेशा इसी चक्कर में पड़े रहते थे कि किसी भी तरीके से कोई भी योजना हो, किसी भी तरीका हो, जो जैसे भी हो, लेकिन हमें क्या करना है, मात्र धन लूटना है, हमको धन प्राप्त करना है। आपको याद होगा कि 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। द्वैध शासन किसने लागू किया? तो द्वैध शासन क्लाइव ने लागू किया। क्लाइव ने इसको लागू कर दिया भाई बंगाल में द्वैध शासन होगा। और द्वैध शासन समाप्त किसने किया? तो वारन हेस्टिंग ने इसको समाप्त किया।
जब बंगाल में द्वैध शासन लागू था तो लूट की चरम हो गई। एक विद्वान थे के.एम. पनिक्कर ने इस काल को डाकुओं का काल कहा, डाकू का राज, अर्थात ऐसी लूट मच चुकी थी कि जैसी लूट डाकू दूसरे के घर में मचाते हैं उसी तरीके से अंग्रेजों ने भारत में जो है लूट का चरम शुरू कर दिया था। अब इस चरण का जो है द्वितीय चरण शुरू होता है। अब इनके लूट का जो है द्वितीय चरण शुरू होता है। कब से कब? तो ये 1813 ईस्वी से शुरू होता है। जो चार्टर एक्ट आया था 1813 ईस्वी से चल के ये पहुंचता है 1858 ईस्वी तक। 1857 ईस्वी में भारत का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। 1813 ईस्वी चार्टर एक्ट आया था। इसमें क्या व्यवस्था की गई थी कि अभी तक जो था ना कंपनी का एक अधिकार था व्यापार में, लेकिन 1813 ईस्वी के चार्टर के तहत यह व्यवस्था की गई कि केवल कुछ ही चीजों पर जैसे चाय और चीनी पर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार रहेगा और बाकी सभी चीजों पर सभी लोग व्यापार कर सकते हैं। इस तरीके से अभी जो पहला चरण था इनके लूट का, उसमें इन लोगों ने इतना धन लूट लिया, इतना धन अपने यहाँ एकत्रित करके रख लिया कि यहाँ इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो गई। औद्योगिक क्रांति में जब धन का इन्होंने प्रयोग किया तो तरह तरह की वस्तुओं का इन लोगों ने आविष्कार किया। अब आविष्कार तो हो गया, अब संकट यह है कि इसे बेचा कहां जाए। तो इनके दिमाग में आया कि भारत से अच्छा स्थान कोई ऐसा है ही नहीं कि जहां पर इस माल की खपत ना हो। ये लोग भारत में लेके आते हैं। अब 1813 ईस्वी के चार्टर के तहत यह व्यवस्था हो गई कि सभी लोग व्यापार कर सकते हैं केवल दो चीजों को छोड़ के। लेकिन 1833 आते आते एक और चार्टर आ गया जिसको हम लोग कहते हैं 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत ये जो दो चीजें थी चाय और चीनी पर, इनसे भी एकाधिकार खत्म हो गया। अर्थात अब जितने भी लोग चाहे वो भारत के साथ व्यापार कर सकते हैं। इस तरीके से वहां पर औद्योगिक क्रांति के बाद जब माल का निर्माण शुरू हो गया तो वो लोग भारत में लाके उस माल को जो है जमा कर देते थे। इतना ज्यादा जमा कर दिए कि यहां पर जो है हमारे माल का वैल्यू ही घट गया। अब उससे पहले क्या होता था कि भारतीय माल की जो है मांग विदेशों में काफी थी, लेकिन यहां पर जब औद्योगिक क्रांति हो गई इंग्लैंड में और यहाँ 1833 ईस्वी के चार्टर के तहत यह व्यवस्था कर दी गई कि कोई भी जाके जो है अपना माल बेच सकता है। तो यहाँ पर माल का जमावड़ा इतना ज्यादा हो गया कि ये लोग भारत में लाके माल बेचते और वो पैसा ले जाके जो है इंग्लैंड में जमा करते। इस तरीके से इन लोगों ने क्या किया कि अब पैसा जो है, पैसा इंग्लैंड भेजने का एक नया तरीका निकाला। सामान बेचिए और पैसा इंग्लैंड में ले जाके जमा कर दी। इस द्वितीय चरण को 1813 से 1858 ईस्वी का जो हमारे शोषण के जो नीति लोगों ने अपनाई थी, इसको क्या कहते हैं? तो इसको औद्योगिक पूंजीवाद कहते हैं। इसे औद्योगिक पूंजीवाद का जो है चरण कहा जाता है। इस चरण में क्या हुआ कि 1813 में चार्टर आया और महारानी एलिजाबेथ उस समय थी जब 1857 ईस्वी क्रांति हुई थी। तो वहां से उन लोग क्या किया, महारानी ने कहा कि अब कंपनी की शासन सत्ता समाप्त हो रही है। अब शासन की बागडोर जो है महारानी के हाथों में आ गई। उन्होंने विभिन्न उपायों के माध्यम से ये कहा कि अब सभी लोग भी भारत के साथ व्यापार कर सकते हैं। अब लूट का अगला चरण शुरू होता है जिसे हम लोग कहते हैं तृतीय चरण। तृतीय चरण ये शुरू कब से कब होता है? तो ये 1858 ईस्वी से शुरू होता है और ये चलता कब तक है? ये 1947 ईस्वी तक ये तृतीय चरण चलता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे वित्तीय पूंजीवाद का चरण कहा जाता है। वित्तीय पूंजीवाद का चरण। इस चरण में अंग्रेजों ने देखा कि जो 1857 ईस्वी में क्रांति हुई या और भी विद्रोह हुए, अंग्रेजों को यह लगना शुरू हो गया कि अगर हम अपनी नीति में परिवर्तन नहीं करेंगे तो यहाँ पर हमें टिकना जो है नामुमकिन है। अगर हम ज्यादा से ज्यादा समय भारत पर अपना कब्जा जमा के रखना है तो अंग्रेजों का जो है कुछ ना कुछ थ्योरी चेंज करना होगा। आपस में ये लोग कह रहे हैं कि अंग्रेज हमें ही कुछ ना कुछ थ्योरी अपनी चेंज करनी होगी। अगर हम अपनी थ्योरी, अपना नियम चेंज नहीं करें
करेंगे तो ये भारतीय जो विद्रोह पर उतारू हैं, ये हमको रहने नहीं देंगे। इस तरीके से अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में परिवर्तन किया। नीतियों में परिवर्तन क्या किया? अब उन्होंने कहा कि हम यहां पर निवेश करेंगे। दिखावे के लिए इन लोगों ने कहा कि हम निवेश करेंगे। निवेश किस चीज में करेंगे? तो इन लोगों ने कहा कि हम बैंक में निवेश करेंगे, रेलवे में निवेश करेंगे, चाय बागानों में निवेश करेंगे, इन जगहों पर हम निवेश करेंगे। और ये हमको समझाते क्या थे? ये हमें कहते थे कि अगर हम यहाँ पर निवेश करेंगे तो भारतीयों की सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, उनके सुख सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग जो है भारतीय करेंगे। जबकि इनकी नीयत गड़बड़ थी। इन्हें यह लगता था कि अगर हम निवेश नहीं करेंगे तो जो जब बार बार ये क्रांतियां हो रही हैं, इन क्रांतियों में हमें दिक्कत पैदा कर देगी, हमारी शासन सत्ता समाप्त हो सकती है। तो इन लोगों ने यहाँ निवेश करने की योजना बनाई। यद्यपि इन निवेशों में भी इनकी ये मंशा थी कि ज्यादा से ज्यादा धन लूट के जो है आप इंग्लैंड ले के चलिए। यहां पर जो इन लोगों ने निवेश किया था, जैसे हम लोग पिछली क्लासों में देखे थे कि रेलवे में निवेश किया था, लेकिन रेलवे का ज्यादा से ज्यादा जो मुनाफा था ये कमा के इंग्लैंड लेके चले जाते थे। पिछले जो क्लास में हम लोगों ने इसको देख लिया था। अब अंग्रेजों ने नीति के तहत जो है निवेश करने की योजना बनाई, लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि शोषण ही करना है, भारतीयों का धन लूट के इंग्लैंड ही हमको लेके जाना है। तरीके से हम देखते हैं कि इनकी जितनी भी नीतियां थी, ना केवल जमीनी व्यवस्था में, विशेष तौर पर भू राजस्व व्यवस्था में, बल्कि और भी व्यवस्थाएं थी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि धन का निस्पंदन सिद्धांत। पहले तो हम लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि इनका जो सिद्धांत है किस तरीके से ये धन इंग्लैंड को भेज रहे हैं। हमारे ही यहाँ के एक श्रेष्ठ बुजुर्ग व्यक्ति जो थे दादा भाई नौरोजी, उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये हमारे यहाँ का धन धीरे धीरे करके जो हमारा खून था, पसीना था, उसको पैसे के रूप में परिवर्तित करके ये धीरे धीरे इंग्लैंड भेज रहे हैं। इससे पहले तो सभी भारतीय समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन जब दादा भाई नौरोजी ने लोगों को बताया कि किस तरीके से ये चूस रहे हैं हमें, तो फिर हमारे भी समझ में आया कि हमारे जो है खून पसीने और मेहनत की कमाई इंग्लैंड ले जाके ये लोग धनाढ्य हो रहे हैं। अंग्रेजों की शासन सत्ता स्थापित हो चुकी है। वो भूभाग जो अंग्रेजों के अधीनस्थ था, वहां से इन लोगों ने भू राजस्व वसूलना शुरू कर दिया। भू राजस्व ये क्या है? भू राजस्व, भू राजस्व व्यवस्था इन्होंने कायम की। सबसे पहले हम लोग समझते हैं भू राजस्व व्यवस्था है क्या? भू अर्थात भूमि, पृथ्वी, राजस्व कर अर्थात लगान, और व्यवस्था का मतलब व्यवस्था। तो यहां से हम लोग ये समझते हैं कि भू राजस्व व्यवस्था थी क्या? भूमि पर जो किसान खेती करते थे उनसे लगान लिया जाता था। भूमि अर्थात जमीन पर जो भी किसान खेती करते थे उनसे सरकार अर्थात अंग्रेज जो है अपने क्षेत्रों में कर लेते थे, लगान वसूलते थे। उसके लिए जो विभिन्न प्रकार की जो है योजनाएं ये लोग क्रियान्वित करते थे कि किस तरीके से जो है कर वसूला जाए, उसको कहा जाता था भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व वसूलने के लिए अंग्रेजों ने 3 प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई। अंग्रेजों ने क्या किया कि 3 प्रकार की व्यवस्था स्थापित की, 3 प्रकार की व्यवस्था बनाई। पहली कौन सी थी? पहला था अस्थाई बंदोबस्त। दूसरा कौन सा था? रैयतवाड़ी बंदोबस्त। और तीसरा था महालबाड़ी बंदोबस्त। अब हम इसको एक एक करके देखते हैं कि इसमें व्यवस्थाएं क्या थी, किस तरीके से ये लोग लगान वसूलते थे। जैसे पहला अस्थाई बंदोबस्त। हम देखते हैं कि अस्थाई बंदोबस्त में अंग्रेजों ने क्या व्यवस्था की थी। अस्थाई बंदोबस्त, इस अस्थाई बंदोबस्त को पेपर में इस्तेमारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। या कभी कभी इसको पूछता है कि जमींदारी बंदोबस्त किसे कहा जाता है, तो इसे जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। जमींदारी बंदोबस्त भी इसी को कहा जाता था। कहा क्यों जाता था अभी हम एक एक करके देखते हैं तो स्वतः ही समझ में आ जाएगा क्यों इसको जमींदारी बंदोबस्त कहा जाता था। जब
1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट आया तो उसमें यह सलाह दिया गया कंपनी को कि बंगाल में आप अस्थायी भू राजस्व की व्यवस्था करिए। 1786 ईस्वी में कार्नवालिस लॉर्ड कार्नवालिस जो है ये गवर्नर जनरल बन के आते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर 1786 ईस्वी में कार्नवालिस आते हैं। कार्नवालिस ही जो था अस्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला था। यहां से पेपर में कई बार प्रश्न पूछा है कि अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया, तो ये अस्थायी बंदोबस्त जो है कार्नवालिस ने लागू किया। अब यह अस्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला कैसे था? जब 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट में कहा गया कि बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू करिए, तो 1786 ईस्वी में कार्नवालिस आता है। तो उस समय क्या था कि बंगाल में वार्षिक लगान की व्यवस्था थी, वार्षिक लगान की व्यवस्था थी। तो ये क्या करता है कार्नवालिस 1790 ईस्वी में, 1790 ईस्वी में इसने क्या कहा कि इसे 10 वर्षीय बना दिया कि अब 10 वर्षीय लगान व्यवस्था होगी। इस 10 वर्षीय लगान व्यवस्था को जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने संस्तुति दे दी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से पास हो गया, तो 22 मार्च 1793 ईस्वी को 22 मार्च 1793 ईस्वी को कार्नवालिस ने क्या किया कि इसे अस्थायी रूप दे दिया, अर्थात अस्थायी बंदोबस्त के रूप में इसे लागू कर दिया बंगाल क्षेत्र में। इस व्यवस्था में जब इन लोगों ने 22 मार्च 1793 ईस्वी को कार्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त, इस्तमारी बंदोबस्त शुरू कर दिया, तो ये इन लोगों ने देखा कि हम अगर कर वसूलेंगे तो हमें इसी झंझट में फंसना होगा। क्यों नहीं ऐसा किया जाए कि एक व्यवस्था बनाई जाए कि एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाए कि भाई आप जो है कर वसूलिए और हमारा हिस्सा हमको दे दीजिए। आपका जितनी भी मेहनत है, आप जितना भी मेहनत करते हैं, कर्मचारी लगाते हैं, उसकी जो है उसके बदले आप उसी लगान से कुछ कम कर लीजिए। तो इस तरीके से इन लोगों ने एक व्यक्ति पैदा किया जो बाद में जो है एक जमींदार के रूप में उभरा। तो कार्नवालिस ने क्या कहा कि ठीक है आप आइए, जो भी व्यक्ति को इन लोगों ने चुना कि उनसे कहा कि आप आइए और लगान वसूलिए। उसमें क्या करना है कि ये 10/11वां भाग हमें दे दीजिएगा, शेष जो बचा है आप अपने मेहनत के एवज में, मेहनत जितना आपका लग रहा है उसके बदले आप क्या करिए 1/11वां भाग आप रख लीजिए। ये जो आप मेहनत कर रहे हैं, चाहे मजदूर लगा रहे हैं, किसी की सेवा ले रहे हैं, उनके खर्चे के लिए, आप अपने खर्चे के लिए आप 1/11 भाग रख लीजिए। और ये जो 10/11 भाग हमको चाहिए, शुद्ध शुद्ध चाहिए, हम उसमें कुछ करेंगे नहीं। इस तरीके से एक जमींदारी प्रथा शुरू हो गई। यहां देखिए जमींदारी बंदोबस्त, तो इस तरीके से एक जमींदारी बंदोबस्त शुरू हो गया। अब इसमें किसानों का अत्यधिक शोषण होना शुरू हो गया। क्यों कि जो वसूल करने वाला व्यक्ति होता था वो सरकार को कम बताता था कि हमने इतना ही वसूला है, उसमें से इतना हिस्सा काट के जो है शेष 1/11 अपने लिए रख लेता था। लेकिन वो किसानों से क्या करता था कि लगान के रूप में ज्यादा से ज्यादा वसूलने की कोशिश करता था। इस तरीके से ये प्रथा जो है एक किसानों के लिए दुखदायी हुई, किसानों का अत्यधिक शोषण शुरू हो गया इस प्रथा के तहत। अब सरकार ने ये देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हीला हवाली कर रहे हैं, समय पर जो है हमारी लगान, जो हमारा हिस्सा 10/11 भाग है, ये दे नहीं रहे। तो सरकार ने कहा कि इनको भी ठीक करना पड़ेगा, अन्यथा इस तरीके से इन लोगों का जो है मनोबल बढ़ता चला जाएगा, कोई भी जमा नहीं करेगा। उसके लिए सरकार ने एक कानून पास किया। तो कानून कब पास हुआ? तो यह 1794 ईस्वी में यो कानून पास हुआ। कानून कौन सा था? सूर्यास्त कानून। सूर्यास्त कानून उसको कहते थे। सूर्यास्त कानून क्या था? इसमें यह व्यवस्था की गई कि जो जमींदार है, जिन्हें हमने जिम्मा दिया है कि आप लगान वसूलिए, अगर वो एक डेडलाइन घोषित होती थी, एक डेट घोषित होता था कि इस डेट तक हमें को जमा करना है, अगर उस दिन वो सूर्य को डूबने से पहले अगर लगान जमा नहीं कर देते थे तो उनकी जागीर जो है या जमींदारी जो प्रथा शुरू हो गई थी, जमींदार जो हो गए थे उनकी जमींदारी ही छीन ले जाती थी। उस किस कानून के तहत? 1794 ईस्वी में जो सूर्यास्त कानून पारित हुआ था उसके तहत। अब ये जो अस्थाई बंदोबस्त था, ये ब्रिटिश क्षेत्र में जहां पर अंग्रेजों का कब्जा था उसके लगभग 19% भूभाग पर यह व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्त वाली व्यवस्था चालू हो गई थी। अस्थाई बंदोबस्त
कितने एरिया में फैले हुए थे? तो जो अंग्रेजी क्षेत्र था जिस पर अंग्रेजों ने कब्जा किया था उसके 19% भूमि पर जो है इन्होंने अस्थायी बंदोबस्त शुरू कर दिया था। ये 19% किस एरिया में फैला हुआ था या कहां कहां पर अस्थायी बंदोबस्त फैला हुआ था, ये पेपर पूछता है। तो हम इसको देखते हैं, जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा और पूर्वी उत्तर प्रदेश, संपूर्ण उत्तर प्रदेश नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अस्थायी बंदोबस्त था। और कहां था? उत्तरी कर्नाटक वाले हिस्से में भी ये अस्थायी बंदोबस्त फैला हुआ था। यहां पर जो लगान की व्यवस्था थी इन स्थानों पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक में, वहां अस्थायी बंदोबस्त के रूप में लगान वसूली जाती थी। अब अंग्रेजों ने जो लगान की दूसरी व्यवस्था बनाई थी, कौन सी थी? रैयत बाड़ी। रैयत बाड़ी बंदोबस्त। सरकार ने क्या देखा कि हमने जो लगान की एक व्यवस्था बनाई थी, जैसे कि जमींदार वसूलेंगे, जमींदार हमको हमारा हिस्सा देंगे, शेष अब स्वयं रख लेंगे। उन्होंने सोचा कि क्या जरूरत है एक बिचौलिया पैदा करने की, एक जमींदार को पैदा करने की, बनाने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं हम सीधे सीधे जो लगान देते हैं उनसे ही संपर्क स्थापित करें। तो सरकार ने अर्थात अंग्रेजों ने क्या किया कि कहा कि हम सीधे किसानों से ही जो है लगान वसूलेंगे, किसानों से ही हम कर वसूलेंगे, बिचौलिया की किसी की जरूरत नहीं है। सर्वप्रथम रैयत बाड़ी व्यवस्था जो शुरू करने वाला था कर्नल रीड ने इसको शुरू किया। कब शुरू किया? तो 1792 ईस्वी में। कई बार पेपर में पूछा है कि कर्नल रीड ने जो 1792 ईस्वी में एक व्यवस्था शुरू की थी, रैयत बाड़ी बंदोबस्त जिसको हम लोग कहते हैं, सबसे पहले कहां पर शुरू किया था? तो ये बारामहल जिला है, वहां पर इसको प्रायोगिक तौर पर इसने पहली बार कर्नल रीड ने इसको शुरू किया। अब मुनरो जो था, मुनरो ये पहले से ही चाह रहा था कि कोई एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें हम सीधे सीधे किसानों से कर वसूले। अब इससे मुनरो को जिम्मेदारी दी गई कि आप मद्रास का क्षेत्र जो है देखिए, वहां का देखभाल करिए। अब ये जब मुनरो मद्रास क्षेत्र में पहुंचता है तो इसने सबसे पहले क्या किया कि इसी योजना को जो कर्नल रीड ने 1792 ईस्वी में प्रायोगिक तौर पे बारामहल जिले में पहली बार लागू किया था, उसको इसने मद्रास क्षेत्र में लागू कर दिया। कब? 1820 ईस्वी में। इसने 1820 ईस्वी में मद्रास क्षेत्र में इसको लागू कर दिया। जब इसने योजना रैयत बाड़ी बंदोबस्त मद्रास क्षेत्र में लागू की तो देखा कि इसकी जो है योजनाएं सफल हैं, एक हमारे लिए अच्छी लगान व्यवस्था कर रही है। तो मुनरो द्वारा जो 1820 ईस्वी मद्रास क्षेत्र में फैलाया गया था, इसकी सफलता के बाद इसे और क्षेत्रों में फैला दिया गया, जैसे बंबई, पूर्वी बंगाल, आसाम, कुर्ग जिला, कुर्ग वाले एरिया में। इस तरीके से ये रैयत बाड़ी बंदोबस्त जो है ये मद्रास एरिया में भाई पहले से था ही है, तो मद्रास में चालू था। यहां मद्रास में भी इसको लागू कर दिया, 1820 में मद्रास में लागू कर दिया था ना मुनरो। तो बंबई, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग और मद्रास एरिया में जो है रैयत बाड़ी बंदोबस्त लागू हो गई। ये ब्रिटिश क्षेत्र में, जो ब्रिटिश अधीनस्थ भारतीय क्षेत्र था, उसमें कुल 51% भूमि पर जो है ये रैयत बाड़ी बंदोबस्त लागू हो गई। इसमें जो है रैयत बाड़ी बंदोबस्त में लगान कितना लिया जाता था? तो 1/2 भाग जो है लगान के रूप में लिया जाता था। अगर किसान लगान देने में स्वयं को असमर्थ महसूस करते थे या लगान समय पर नहीं देते थे तो उनके जो है भूमि जब्त कर ली जाती थी। इस रैयत बाड़ी बंदोबस्त का प्रमुख खासियत थी। अब अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में एक नई जो है लगान व्यवस्था स्थापित की। कौन सी? महालबाड़ी। महालबाड़ी बंदोबस्त। महालबाड़ी का मतलब था कि ये ना तो किसानों से लोग वसूलेंगे, कि अभी जो हमने देखा कि रैयत बाड़ी बंदोबस्त में सीधे किसानों से लगान वसूला जाता था, तो इस महालबाड़ी व्यवस्था में कहा था कि ये गांव या जागीर से ही कर वसूलते थे। इन लोगों ने सोचा कि क्या झंझट पालने की जरूरत है, किसी एक ऐसे व्यक्ति को, जैसे गांव का मुखिया हो या जागीरदार हो, उससे हम कह देते हैं कि वो कर वसूलेगा और लाके हमको दे जाएगा।
इस तरीके से इस रैयतबाड़ी बंदोबस्त का जो जन्मदाता था हार्ड मैकेंजी। हार्ड मैकेंजी जो इस महलबाड़ी बंदोबस्त का जन्मदाता था, ये कब इसको शुरू करने की योजना बनाए थे? तो 1819 ईस्वी में इसका सूत्रपात किया। उसने कहा कि बिना वजह जो है अंग्रेज परेशान है, आप किसी ऐसे व्यक्ति को चुन दीजिए जो गांव का मुखिया हो, जागीरदार हो, उसके जिम्मे करिए कि आप लगान वसूल के हमको दे दीजिए। इस तरीके से एक नई योजना का जो है शुरुआत करा था हार्ड मैकेंजी 1819 ईस्वी में। अब 1833 ईस्वी में मार्टिन बर्ड तथा जेम्स टॉमसन ने क्या किया कि इन लोगों ने एक योजना बनाई कि जो ये हार्ड मैकेंजी महलबाड़ी बंदोबस्ती का सूत्रपात कर चुका है, इसमें कुछ कमियां हैं, क्यों नहीं ऐसा किया जाए कि इसमें सुधार करके इसको लागू कर दिया जाए। तो इन लोगों ने इसमें जो आरंभिक कमजोरियां थी या कमियां थी महलबाड़ी बंदोबस्त में, तो ये मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन ने उसको दूर किया और इसे जो है ब्रिटिश अधीनस्थ भारतीय क्षेत्र पर लागू कर दिया। और इसमें क्या व्यवस्था किया? प्रारंभ में इन्होंने कहा कि जितने भी खर्च हैं खेती के लिए, जितना भी खर्च है उसको निकाल दीजिए और उसके बाद 2/3 भाग हम कर लेंगे, लगान हम 2/3 भाग लेंगे। इस तरीके से इस व्यवस्था के तहत किसानों का अत्यधिक शोषण शुरू हो गया। अब सरकार ने ये देखा कि जो किसान थे बिल्कुल बेचारे परेशान, अरे भाई 2/3 आप ले लेंगे तो उनकी मेहनत और मजदूरी का क्या होगा? तो सरकार ने ये कहा कि 1833 ईस्वी में जो मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन ने सुधारों के साथ ये कहा था कि 2/3 हम ले लेंगे, उसमें भी अंग्रेजों ने सुधार किया और कहा कि अब लगान 1/2 ही लिया जाएगा। लगान महलबाड़ी बंदोबस्त के तहत भी यह व्यवस्था की गई कि अब लगान 1/2 ही लिया जाएगा। सबसे अच्छी खासियत क्या थी, जहां से यहाँ पेपर में प्रश्न निकलता है कि महलबाड़ी बंदोबस्त के तहत ही पहले बार मानचित्रों और पंजियों का प्रयोग किया गया। इसी व्यवस्था में सबसे पहले मानचित्र और पंजियों का प्रयोग किया गया। कर वसूलने के लिए, लगान व्यवस्था लागू करने के लिए मानचित्र और पंजियों का प्रयोग किया गया। इस तरीके से महलबाड़ी बंदोबस्त जो ब्रिटिश क्षेत्र था, भारत का जो अंग्रेजों ने अपना कब्जा जमा लिया था, उसके 30% भूभाग पर यह व्यवस्था फैल गई। ये 30% भूभाग कौन से थे? तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, भाई वहां पूर्वी उत्तर प्रदेश था, तो यहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये व्यवस्था फैल गई महलबाड़ी बंदोबस्त। और कहां? मध्य प्रांत, पंजाब, इन एरियो में जो है, इन भूभागों पर महलबाड़ी बंदोबस्त अंग्रेजों ने लागू किया। इन सभी चीजों को अगर हम देख लें, जितने भी अंग्रेजों की योजनाएं थी, सबका मुख्य उद्देश्य क्या था कि अधिक से अधिक लगान वसूलना, अधिक से अधिक भारतीयों का शोषण करना और ब्रिटिश में क्षेत्र को जो है मजबूत करना। इस तरीके से इन लोगों ने प्रारंभ से ही योजना बना रखी थी कि हमें भारत को लूट के इंग्लैंड को मजबूत करना, ब्रिटेन को मजबूत करना है। एजुकेशन 101% परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।